Hello students, in this video we have discussed about class 10th biology chapter 1 life processes। तो क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर क्या है? लाइफ प्रोसेसेस। हम लोग आज किसके बारे में पढ़ रहे हैं? लाइफ प्रोसेस के बारे में। तो देखिए इसका पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। वेरियस फंक्शन कैरिड आउट बाय लिविंग बीइंग विच आर नेसेसरी टू मेंटेन एंड कंटिन्यू टू लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। तो देखिए इसका मतलब क्या होगा? लिविंग बीइंग द्वारा वो वेरियस फंक्शन, यानी कि लिविंग बीइंग द्वारा वो विभिन्न प्रकार के फंक्शंस जो कि हमारी लाइफ को मेंटेन और जारी रखने के लिए आवश्यक होता है, वही है हमारा लाइफ प्रोसेस। उसी को लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, देखिए लिविंग बीइंग के द्वारा विभिन्न प्रकार के फंक्शंस जो कि हमारी लाइफ को मेंटेन और जारी रखने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, उस ही प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। मतलब कि हमारी बॉडी में जैसे हो गया, हमारी बॉडी में लीवर हो गया, हार्ट हो गया, और या फिर रेस्पायरेशन सिस्टम की बात करते हैं, रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ये सब हमारे बॉडी में प्रोसेस जो चलती रहती हैं। तो ये सब तो हमारी लाइफ को चलाती हैं। अगर ये सब ना हो तो हमारी लाइफ नहीं चल पाएगी। तो इसी इम्पॉर्टेंट प्रोसेस को ही लाइफ प्रोसेस कहते हैं। अब देखिए ये भी डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं। दूसरा सेकंड डेफिनेशन देखिए, आर दोज प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी एंड दैट इसेंशियल फॉर सर्वाइवल। हमारी बॉडी में सभी प्रकार के प्रोसेस जो हमारी बॉडी में होती हैं, जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही इसेंशियल होती, बहुत ही आवश्यक होती है, इसे भी हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो देखिए क्या हुआ, सभी प्रकार के प्रोसेस, सभी प्रकार के फंक्शंस या प्रोसेस कुछ भी कह सकते हैं आप, जो कि हमारी बॉडी में होती है और हमारी बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक होती है, हमारी लाइफ के लिए बहुत ही आवश्यक होती है, उसे हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। चलिए लाइफ प्रोसेस का बेसिक देख लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, यह आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक ऑफ लाइफ प्रोसेस। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है? मूवमेंट। मूवमेंट मतलब क्या होता है बच्चों? घूमना। मोशन ऑफ होल बॉडी, जो कि हमारी बॉडी को गति प्रदान करता है, हमारी होल बॉडी, पूरी बॉडी को गति प्रोवाइड करता है। जैसे हम चल रहे हैं, खा रहे हैं, और फिर सर इधर घुमा रहे हैं या उधर घुमा रहे हैं, तो ये क्या हुआ? मोशन हुआ, बॉडी का मोशन हुआ, होल बॉडी का मोशन। रिप्रोडक्शन, सेकंड पॉइंट रिप्रोडक्शन, टू कंटिन्यू दी स्पीसीज, मतलब कि प्रजातियों को जारी रखता है, हमारे अंदर जो प्रजाति होती है उसको जारी रखता है। और सेंसिटिविटी, टू रिस्पॉन्ड एंड इंटरेक्ट विथ इन्वायरमेंट। सेंसिटिविटी यानी कि संवेदनशीलता, मतलब कि हमें फील कराता है। इन्वायरमेंट के साथ बातचीत कराना, रिस्पॉन्ड देना। ठीक है, जैसे कि हमें मौसम का एहसास दिलाता है, फील कराता है मौसम को, सर्दी, गर्मी और ठंड, ये सब फील कराता है। और जैसे हवा चल रही है तो हमारी बॉडी में लग रही है, तो ये सब कैसे फील करते हैं? सेंसिटिविटी के थ्रू, मतलब कि हमें फील कराता है। सेंसिटिविटी मतलब ही होता है संवेदनशीलता, संवेदन हमको दिलाता है वो। और जैसे कि बातचीत कर रहे हैं तो हम लोग की आवाज़ दूसरों तक पहुंच रही है, तो वो तो दूसरी बात हो गई। लेकिन इतना आप यहाँ पे जान लीजिए कि सेंसिटिविटी मतलब सीधे साथ ये होगा कि संवेदनशीलता हमको फील कराता है गर्मी सर्दी, मौसम का, ठंडा गर्म का, जैसे खाने पीने में हो गया, या फिर ऊपरी फील हो गया, मतलब आउटर इनर दोनों फील कराता है। और ग्रोथ देखिए, फोर्थ पॉइंट ग्रोथ, इंक्रीजिंग बॉडी साइज दैट रिजल्ट फ्रॉम सेल, मतलब कि यहाँ पर बॉडी साइज का इंक्रीज होना, बॉडी साइज का इंक्रीज होना। ग्रोथ में क्या होता है कि हमारे बॉडी का साइज इंक्रीज होता है। रिजल्ट इसका क्या होता है? सेल। सेल मतलब कि जब इंक्रीज होगा तभी तो बॉडी हमारा इंक्रीज होगा। अब फिफ्थ पॉइंट देखिए, रेस्पिरेशन, ए केमिकल रिएक्शन टू प्रोड्यूस एनर्जी। केमिकल रिएक्शन करा के
ये एनर्जी को प्रोवाइड करता है, हमको एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि फूड हमने खाया, ठीक, और किसी एंजाइम के थ्रू हमने उसको छोटे छोटे भाग में तोड़ा, तो वो हो गया वो तो हो गया डाइजेशन, ठीक। फिर ग्लूकोज जो हमें प्राप्त हुआ उसी को कहते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। अब इसके बारे में वैसे डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी तो इतना ही बता रहे हैं। और 6 पॉइंट देखिए, एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, मतलब कि हम लोग जो फूड खाते हैं, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है, और फिर उसके बाद जो वेस्ट बचता है हमारा वेस्ट मटेरियल, उसका एक्सक्रीशन, उसे बाहर निकालना एक्सक्रीशन होता है। 8th पॉइंट देखिए, 7th पॉइंट, न्यूट्रिशन, ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, फूड का ऑब्टेन कराना और यूटिलाइजेशन, उपयोग कराना हमारा न्यूट्रिशन होता है, पोषक होता है, ठीक है। अब देखिए मेटाबॉलिज्म, हम मेटाबॉलिज्म क्यों बता रहे हैं? मेटाबॉलिज्म तो इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि फूड को आप लोग इंटेक करेंगे तो उससे एनर्जी प्रोवाइड कैसे होगी, उससे छोटे छोटे भागों में तोड़ेंगे अपने मुंह के द्वारा, मतलब टीथ के द्वारा उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ेंगे, तब हमारे बॉडी में जाएगा, तब तो एनर्जी हमें प्रोवाइड होगा, तब हमारी बॉडी की एनर्जी लगेगा। इसलिए हम यहाँ पे मेटाबॉलिज्म बता रहे हैं। तो देखिए क्या होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म फूड केमिकल, मतलब कि केमिकल के माध्यम से ब्रेक डाउन, मतलब कि फूड को तोड़ना, छोटे छोटे भागों में तोड़ना। जब छोटे छोटे भागों में तोड़ेंगे तब हमारा एनर्जी प्रोवाइड होगा, जब एनर्जी प्रोवाइड होगा तो उसी को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और मेटाबॉलिज्म 2 प्रकार का होता है। देखिए मेटाबॉलिज्म 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं? पहला एनाबॉलिज्म और दूसरा क्या होगा? कैटाबॉलिज्म। क्या होगा? मेटाबॉलिज्म 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप होते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या होता है अभी हम आप लोग को ऐसे ही मोटा मोटा बता दे रहे हैं, बाद में डिटेल में बताएंगे। तो एनाबॉलिज्म क्या होता है? एनर्जी को यूज करना, एनाबॉलिज्म। तो एनर्जी को यूज कौन करता है? फोटोसिंथेसिस, मतलब कि प्लांट जो होता है वो खुद से भोजन तैयार करता है, तो वो तो पूरा एनर्जी को यूज करता है। तो एनाबॉलिज्म क्या होगा? एनर्जी को यूज करना, उसका एग्जाम्पल होगा फोटोसिंथेसिस, ठीक। और सेकेंड क्या है? कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म ये होता है कि एनर्जी को रिलीज करना, तो उसका एग्जाम्पल क्या होता है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो होता है वो हमारी एनर्जी को रिलीज करता है। इतना नोट डाउन करिए स्टूडेंट। चलिए अब हम लोग न्यूट्रिशन को देखते हैं, ठीक है। इसका डेफिनेशन देखिए, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस प्रोसेस। इसका मतलब देखिए क्या होगा? विभिन्न प्रकार के प्रोसेस द्वारा, विभिन्न प्रकार के प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म के द्वारा फूड का या न्यूट्रिएंट्स का इनटेक करना या यूटिलाइज करना ही न्यूट्रिशन कहलाता है। इस प्रोसेस को ही न्यूट्रिशन कहते हैं। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि विभिन्न प्रकार के प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म के द्वारा फूड का या न्यूट्रिएंट का इनटेक यूटिलाइज करना, इनटेक और यूटिलाइज करना ही न्यूट्रिशन कहलाता है। इस प्रोसेस को ही हम न्यूट्रिशन कहते हैं, मतलब कि फूड का इंटेक सेवन करना या फिर उसका उपयोग करना, इस प्रोसेस को ही हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, द सब्सटेंस दैट इज नीडेड टू कीप देम लिविंग इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट। यहाँ पे क्या है? न्यूट्रिशन की डेफिनेशन में क्या है? न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं अब ये हम बता रहे हैं। द सब्सटेंस दैट इज नीडेड टू कीप देम लिविंग इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। विभिन्न ऐसे सब्सटेंस जो हमारी बॉडी को, हमारे लाइफ को, मतलब कि हमारे लाइफ को जीवित रखने के लिए आवश्यक होता है, ऐसे सब्सटेंस जो हमारी लाइफ को जीवित रखने के लिए आवश्यक होता है उसे हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं या फूड कहते हैं, ठीक है। द मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, आप किस प्रकार से भोजन को ग्रहण करते हैं, किस तरीके से भोजन ग्रहण करते हैं? तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स।
वैसे तो हमारे ये पांचों इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो इसमें जो दो है ना नीचे के विटामिन और मिनरल्स, ये दोनों हमारा मोस्ट इसेंशियल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर ये ना रहे हमारी बॉडी में तो हमारी लाइफ ही नहीं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट भी इम्पोर्टेंट है, प्रोटीन भी इम्पोर्टेंट है, फैट भी इम्पोर्टेंट है, विटामिन मिनरल्स भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इन पांचों में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट विटामिन और मिनरल्स हैं। अगर ये दोनों ना रहे हमारी बॉडी में तो हमारी लाइफ ही नहीं। ठीक है, और न्यूट्रिशन देखिए दो तरह से होता है, टू टाइप होते हैं, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन। इनऑर्गेनिक को सिंपलेस्ट फूड कहते हैं हम, और ऑर्गेनिक को कॉम्प्लेक्स फूड कहते हैं। सिंपलेस्ट यानी कि सिंपल फूड, जैसे कि हमारा हो गया वाटर, प्रोटीन, अदर, और ऑर्गेनिक को कॉम्प्लेक्स फूड कहते हैं। कॉम्प्लेक्स यानी कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जिसमें कि हमारा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट किस में प्रेजेंट होता है? पोटैटो में, राइस में, अदर में भी। अब देखिए यहाँ पे फूड देखिए कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप के फूड होते हैं हमारे। एनर्जी फूड्स मतलब कि ऐसे फूड्स जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स। ठीक है, और सेकंड देखिए बॉडी बिल्डिंग फूड्स। बॉडी बिल्डिंग फूड्स यानी कि जो हमारी बॉडी को दृढ़ता प्रदान करता है। तो देखिए प्रोटीन हो गया एंड मिनरल साल्ट्स। ठीक है, और थर्ड हो गया हमारा रेगुलेशन फूड्स। रेगुलेशन फूड्स यानी कि विटामिन्स एंड मिनरल्स, यानी कि जैसे कि आपकी आंखें खराब हो गई तो उसके लिए आप गाजर खाते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, गाजर खाते हैं तो ऐसा होता है कि आपकी रोशनी थोड़ा लेवल पे आ जाएगी। और जैसे कि आपको कोई बीमारी हुई तो ये होता है कि विटामिन डी लीजिए, धूप के सूर्य की रोशनी लेने की ज़रूरत होती है, तो रेगुलेट करता है, वो हमारी बॉडी को रेगुलेट प्रदान करता है। ऐसे फूड जो हमारी बॉडी को रेगुलेट प्रदान करता है। ठीक है स्टूडेंट, इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ते हैं। तो देखिए मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक, ऑटो का मतलब क्या होता है? ऑटो का मतलब होता है सेल, और ट्रॉफिक वर्ड की मीनिंग क्या होती है? ट्रॉफिक का मतलब होता है फूड सिंथेसिस। ऑटोट्रॉफिक, ऑटो का मतलब होता है सेल और ट्रॉफिक का मतलब होता है फूड सिंथेसिस। ठीक है, अब यहाँ पे हेट्रोट्रॉफिक है। हेट्रो वर्ड की मीनिंग होती है अदर। हेट्रो का मतलब होता है अदर और ट्रॉफिक का मतलब होता है फूड सिंथेसिस। तो ऑटोट्रॉफिक में देखिए, ऑटोट्रॉफिक की पहले डिफिनेशन जान लेते हैं। इट इज एन ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस इट्स ओन फूड यूजिंग लाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर केमिकल्स। मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना फूड, अपना भोजन स्वयं से प्रोड्यूस करते हैं। किसके द्वारा, किसका यूज करके? लाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और या फिर अदर केमिकल्स से। ठीक है, अब फिर से एक बार देख लेते हैं कि ऑटोट्रॉफिक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं प्रोड्यूस करते हैं। किसका यूज करके? वाटर, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोहाइड्रेट या फिर अन्य केमिकल के द्वारा, अदर केमिकल द्वारा। और हेट्रोट्रॉफिक की डेफिनेशन देख लेते हैं। A heterotrophic is an organism that cannot produce its own food, instead taking nutrition from other source of organic carbon. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना भोजन स्वयं प्रोड्यूस नहीं करते हैं, जबकि वो ऑर्गेनिक कार्बन के अन्य सोर्सेज से न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना भोजन स्वयं प्रोड्यूस नहीं करते हैं, जबकि ऑर्गेनिक कार्बन के अन्य सोर्सेज से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, इसे हम हेट्रोट्रॉफिक कहते हैं। ठीक है, अब हेट्रोट्रॉफिक देखिए 3 तरह से होता है।
स्पोरोफाइटिक का मतलब क्या होता है? जो कि डेड सेल से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड सेल से, डेड बॉडी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, जैसे कि हो गया डेड बॉडी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे हो गया फंजाई, ईस्ट, ये जो होते हैं डेड सेल से, डेड बॉडी से अपना फूड बनाते हैं, अपना फूड प्राप्त करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। और पैरासिस्टिक, देखिए पैरासिस्टिक क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना, दूसरों को मतलब कि मारे बिना, उसका डेथ किए बिना ही अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि देखिए हम लोग अपने में ही देख लेते हैं, जैसे कि हो गया मॉस्किटो हमारा खून चूस कर भोजन तो अपना प्राप्त कर लेता है, लेकिन हमें नुकसान तो नहीं पहुंचाता ना, हमें मतलब कि हमारा डेथ नहीं होता है उससे। मतलब ये कह सकते हैं पैरासिस्टिक में ये कह सकते हैं कि वो दूसरों को मारे बिना ही अपना भोजन ग्रहण करता है, अपना भोजन प्राप्त करता है। मॉस्किटो हो सकता है और जू हो सकता है। देखिए पैरासिस्टिक में देखते हैं, मॉस्किटो या फिर जू, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरों को मारे बिना ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और होलोजोइक में देखते हैं, होलोजोइक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फूड को अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, फूड को अपने बॉडी के अंदर लेते हैं। जैसे कि हो गया डॉग, हो गया डॉग, यानी कि जैसे कुछ चीज मरा हुआ पड़ा है तो वो बॉडी के अंदर ले लेते हैं, अपने बॉडी के अंदर ले लेते हैं फूड को, मतलब डायरेक्ट ही अपने बॉडी के अंदर ले लेते हैं फूड को। इसका हम एग्जांपल दे सकते हैं डॉग। ठीक, अब इसमें देखते हैं ऑटोट्रॉफिक में, देखते हैं ऑटोट्रॉफिक में खुद से भोजन कौन बनाता है? प्लांट बनाता है हमारा। तो प्लांट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? फोटोसिंथेसिस। ठीक है। और हेटरोट्रॉफिक दूसरों पर निर्भर कौन होता है? ह्यूमन होता है। ह्यूमन में हम लोग पढ़ेंगे, ह्यूमन में हम लोग वो पढ़ेंगे डाइजेशन। ह्यूमन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? डाइजेशन। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? प्लांट। ऑटोट्रॉफिक क्या होता है? प्लांट होता है, प्लांट स्वयं से भोजन प्राप्त करता है। तो प्लांट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? फोटोसिंथेसिस। हम लोग किसे समझते हैं? आप फोटोसिंथेसिस को समझेंगे। ठीक है। अरे ये तो वो वाला जू हो गया, चिड़ियाघर वाला जू हो गया। ये यहाँ पे ये जू नहीं होगा, वो जू होगा जो कि ह्यूमन के बालों में पड़ते हैं, वो जू की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है। अब देखिए फोटोसिंथेसिस का हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो देखिए पहले तो हम आपको फिगर बनाते हैं, तो फिगर बना के आसानी से आप लोग को समझ में आ जाएगा। फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन पढ़ने के लिए हम लोग फिगर बनाते हैं। ठीक, और किस लिए बनाते हैं? ताकि समझने में आसानी हो। ठीक, तो देखिए कैसे, देखिए यहाँ पे ये एक ग्रीन पेड़ हो गया, यहाँ पे ये ग्रीन ट्री हो गया। ठीक, तो ग्रीन ट्री हो गया, तो इसमें तो खुद में क्लोरोफिल होता है, खुद में क्लोरोफिल होता है। और यहाँ ये सूर्य की किरणें हो गई, सनलाइट, तो ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट को क्लोरोफिल खुद में, पौधों में तो खुद में क्लोरोफिल होता है, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जो सोयल है, सोयल मतलब यहाँ मिट्टी है, तो ये मिट्टी में वाटर को एब्जॉर्ब करता है। पौधों में खुद में क्लोरोफिल होता है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, और CO2 H2O मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंसी में, वाटर की प्रेजेंसी में C6H12O6 हमारा ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, ये अपना भोजन बना चुका है। देखिए कैसे, फिर से
ग्रीन ट्री में खुद में क्लोरोफिल होता है, ठीक। अब वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करके CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंसी में C6H12O6 को बनाता है, मतलब कि अपना फूड ये तैयार कर लिया है, ठीक है। अब इसी के अनुसार, मतलब कि इसी फिगर के अनुसार यहाँ पे समझते हैं इसका डेफिनेशन। देखिए क्या है, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। द प्रोसेस के द्वारा ग्रीन प्लांट, हरे पेड़ अपने भोजन को बनाते हैं, ठीक है। हरे पेड़ अपने भोजन को बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सनलाइट की प्रेजेंसी में, सनलाइट की प्रेजेंसी में क्लोरोफिल के द्वारा, मतलब कि क्लोरोफिल के द्वारा ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंसी में, ठीक है, वाटर की प्रेजेंसी में अपना न्यूट्रिएंट्स को बनाएंगे। तो इसी को ही हम, इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस, ठीक है। एक बार आपको ऐसे ही बता देते हैं। देखिए फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं? तो ग्रीन ट्री में अपनी खुद की क्लोरोफिल होती है और क्लोरोफिल के द्वारा वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब करके कार्बन डाइऑक्साइड, बाहर से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और सॉइल, मतलब सॉइल में तो वो वाटर को सोखता ही है, एब्जॉर्ब करता है वाटर को। तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O वाटर की उपस्थिति में वो C6H12O6 बनाता है और ऑक्सीजन भी बनाता है, जो कि ऑक्सीजन का यूज वो खुद नहीं करता है, ऑक्सीजन का यूज ह्यूमन करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए स्टेप से देखते हैं किस प्रकार से। देखिए एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, मतलब कि क्लोरोफिल होता है जो वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल जो होता है वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अब यहाँ कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, मतलब कि ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में एक्सचेंज करता है, फिर उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल्स को तोड़ता है, किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। जैसे कि यहाँ पे आपका हो गया ये क्या? वाटर, और वाटर को किसमें तोड़ेगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, H2 और O2 में तोड़ेगा, ठीक। अब देखिए थर्ड पॉइंट, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, मतलब रिडक्शन का मतलब क्या होगा? रिडक्शन, ये केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर ना आपके हाई स्कूल में क्लास 10th में, उसमें आपने रिडक्शन पढ़ा होगा। रिडक्शन मतलब क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि ऑक्सीजन को हटाना। रिडक्शन मतलब, यहाँ रिडक्शन का मतलब होगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन का मतलब होगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हटाना। अब कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, मतलब कि यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ लिखे हैं H2O, फिर H2 प्लस O2 यहाँ पे लिखे हैं ना, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे? O2 को हटा देंगे, लेकिन H2 जो होगा वो कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। H2 हो गया प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। हमने कहा ना कि यहाँ पे H2 प्लस O2 है, तो O2 तो हट जाएगा, लेकिन क्या होगा? ये कार्बन के साथ है जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे रिएक्शन लिखते हैं, H2 प्लस O2 CO2 H2 प्लस CO2 क्या होगा? H2 प्लस CO2, फिर यहाँ क्या हो जाएगा हमारा?
C6H12O6, ठीक है, ग्लूकोज C6H12O6 है। और यहाँ ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन तो रिमूवल हो चुका है, हम लोग का ऑक्सीजन रिमूवल हो गया है, क्योंकि ऑक्सीजन की आवश्यकता तो ट्री को नहीं रहती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता ह्यूमन को रहती है, इसलिए ऑक्सीजन रिमूवल हो गया है। और C6H12O6 ये ट्री के लिए फूड बन गया है, ठीक है। तो देखिए अब रिएक्शन एक बार, थर्ड पॉइंट एक बार फिर से हम समझा देते हैं, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। तो रिडक्शन मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हमने रिएक्शन क्या लिखा था, H2O को यहाँ पे तोड़ा था हमने, फिर यहाँ पे तोड़ा था, जब ऑक्सीजन को हटाएंगे तो वो कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, जब कार्बन के साथ जुड़ जाएगा तो हमारा रिएक्शन बनेगा C6H12O6 से। इसको आप वो भी संतुलित भी कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे 6 लिख सकते हैं, यहाँ पे 6 लिख सकते हैं, बराबर कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट, इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम लोग क्लोरोप्लास्ट देखते हैं, ठीक है। ये क्या है स्टूडेंट, ये है क्लोरोप्लास्ट का फिगर, ये क्लोरोप्लास्ट की फिगर है। तो पहले जान लेते हैं क्लोरोप्लास्ट में 2 मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है। क्लोरोप्लास्ट में 2 मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन और सेकंड क्या होगा, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन। तो क्लोरोप्लास्ट के हम लोग कितने मेम्ब्रेन देखे, आउटर मेम्ब्रेन 2 मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन ये जो ऊपर वाला है ना, बाहरी लाइन है ना, ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन हमारा, ठीक। और ये जो अंदर वाला है ना, ये हो गया हमारा इनर मेम्ब्रेन, ठीक। अब ये देखिए, अब ये जो कॉइन्स जैसे जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं, कॉइन्स जैसे, ये जब इकट्ठा रहेगा ना तो इसको ग्रेनम बोलेंगे। जब कई सारे कॉइन्स जैसे जो स्ट्रक्चर बने, जब कई सारे होंगे इकट्ठा रहेंगे तो उसे ग्रेनम बोलेंगे। जब एक ही सिंगल रहेंगे, मतलब एक ही जब ऐसे रहेंगे, सिंगल रहेंगे, तो उसे क्या बोलेंगे स्टूडेंट, ग्रेना बोलेंगे, उसे ग्रेना बोलेंगे, ठीक। और ये जो चिपके हुए हैं, जो ये चिपकने की जो प्रोसेस है, जहाँ पे ये चिपके हुए हैं, उसको हम बोलेंगे थैलाकॉइड, ठीक। और इसमें ये जो है, ये चीज इसमें जो ये है ना, इसके अंदर ये बने हुए हैं बिंदी बिंदी करके, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रोमा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा। और ग्रेनम और स्ट्रोमा हो गया। तो हम देखते हैं कि ग्रेनम का एक रिएक्शन हो गया, एक रिएक्शन स्ट्रोमा का हो गया। ग्रेनम का एक तरह से रिएक्शन हो गया और स्ट्रोमा का दूसरी तरह से रिएक्शन हो गया। तो ग्रेनम का जो रिएक्शन है उसे लाइट रिएक्शन कहेंगे और स्ट्रोमा का जो रिएक्शन है उसे डार्क रिएक्शन कहेंगे। तो ग्रेनम का जो रिएक्शन लाइट रिएक्शन मतलब कि वाटर का टूटना, मतलब कि वाटर का ब्रेक होना। जैसे है रिएक्शन हमारा H2O, तो H2 प्लस O2, वाटर का ब्रेक होना, वाटर का टूटना हमारा लाइट रिएक्शन कहलाता है, ठीक। और स्ट्रोमा डार्क रिएक्शन किसे कहते हैं, जब ये वाटर जब ये कार्बन के साथ O2 जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो उसे हम डार्क रिएक्शन कहेंगे, ठीक है स्टूडेंट, उसे हम डार्क रिएक्शन कहेंगे। इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है, हम बस इतना समझाना चाह रहे हैं कि डार्क रिएक्शन किसे कहते हैं। डार्क रिएक्शन तब बोलेंगे जब हाइड्रोजन प्लस करके जब कार्बन के साथ हमारा ऑक्सीजन ऐड होगा तो उसे डार्क रिएक्शन बोलेंगे। और लाइट रिएक्शन किसे कहेंगे, जब वाटर का ब्रेक होगा तो उसे लाइट रिएक्शन कहेंगे। समझ में आ गया स्टूडेंट आपको? ओके स्टूडेंट, अब देखिए, अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स।